हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे जो आपका उत्तराखंड का पटवारी लेखपाल का पेपर है 2016 का, उसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं और ये पार्ट हमारा सेकंड रहेगा। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम फिर से आगे को सॉल्व करेंगे, जिसको हम शुरू करते हैं। और ये आने वाली वीडियो आपके पटवारी लेखपाल की जो वैकेंसी है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आने जो वैकेंसी पटवारी और लेखपाल की आई है, आने वाले एग्जाम में यहीं से किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ये इम्पोर्टेंट सभी के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके अलावा अगर आप यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप वीडियो या फिर पटवारी लेखपाल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये सारी वीडियो कवर कर रखी है मैंने, आप इनको सबको देख लेना। जैसे कि वर्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको उत्तराखंड का भूगोल, जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री को भी डिस्कस किया है, वो भी आप देख लेना। तो इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें पहला जो पार्ट है उसमें मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे, जो कि पाक जल संधि का संबंध है बताना था। तो मैंने आपको सबको सही बताया था इसमें, और इसका आंसर भारत और श्रीलंका भी बताया था, लेकिन लास्ट में मैंने ठीक ऑप्शन बी में कर दिया था। लेकिन जो मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ अभी, कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बताया मैंने यही था, लेकिन टिक गलत कर दिया था उस समय। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और था पिछली वाली वीडियो में, जो कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से मुझे इसका सही आंसर बताया कि मैंने इसका आंसर कल की वीडियो में थोड़ा गलत बताया था। तो इसको भी यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना। अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके से डाउट लगता है जहाँ पर आपको पूछना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हाँ गलत है कोई पॉइंट, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्कशन में जाके वहाँ से आप इसको बता सकते हैं मुझे। और कमेंट बॉक्स में भी आप बता देना कि अगर कोई भी यहाँ पर टॉपिक में करेक्ट ना हो तो यहाँ पर आप 15th क्वेश्चन ये था कि भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का प्रारूप को किसने तैयार किया था। तो प्रस्तावना उद्देशिका का जो तैयार किया था प्रारूप, वो क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन इसका होगा बी। लेकिन मैंने कल की वीडियो में इसमें ये बताया था कि जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा, लेकिन आपको इसको सही करना है और जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दो करेक्शन थे जो कि लास्ट वाली वीडियो से आपको करने हैं। अब चलते हैं हम आज की वीडियो में, और इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। ऑप्शन है विदेशी धन या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या फिर ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको मैच करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर तहसीलें दे देंगी और उनका संबंध बताना होगा कि किस ज़िले से है। तो आप इसको याद कर लेना। परीक्षावाड़ी में पहले पेज में तहसील वाला चैप्टर दे रखा है, जिसमें कि आपको सारे तहसील मेंशन है, कौन से ज़िले में कितने तहसील हैं, सब आपको वहाँ पर से डिटेल मिल जाएगी। तो इसमें जो आपको बताना है, मैच करना है, पहला है सल्ट। तो सल्ट जो है वो आपका अल्मोड़ा में है, तो इसका पहले का हो जाएगा 3, पहले का हो जाएगा 3, ठीक है। लैंसडाउन जो आपको तहसील मिलेगी वो मिलेगी आपको पौड़ी गढ़वाल में, दूसरे का हो जाएगा 4th, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऊखीमठ के बारे में बताना है। ऊखीमठ आपका है रुद्रप्रयाग ज़िले में, तो सी का हो जाएगा 1st। और जो खटीमा है, खटीमा आपको देखने को मिलेगा ऊधम सिंह नगर ज़िले में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा 3, 4 और 1, 2। 3, 4, 1, 2 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैच करना है आपको सूची 1 से सूची 2 को, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। इसमें आपको अब टाउन के नाम दे रखे हैं, यानी कि शहरों के नाम दे रखे हैं और जिलों के नाम। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर किस ज़िले में स्थित है। डूडा,
डूंडा जो जिला है, तहसील सॉरी टाउन है, वो आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में। तो पहले का हो गया हमारे पास 4। फिर किच्छा, किच्छा के बारे में आपको बताना है। किच्छा है आपका उधम सिंह नगर में, ए। और फिर त्यूनी, त्यूनी आपको देखने को मिलेगा देहरादून में। और बेरी नाग आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ में। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, एक्स का मान बताना। इस टाइप का क्वेश्चन कल की वीडियो में भी हमने किया था, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने मेरी रीजनिंग की दोनों क्लास नहीं देखी है, मैं जिसमें मैंने आपको रीजनिंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ उत्तराखंड एसएससी के लिए, तो आप देख लेना। इस वीडियो के एंड में वो वीडियो मैंने लगा रखी है, तो एंड में जब ये वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद ये दोनों वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों वीडियो को देखना, और भी वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि रीजनिंग के हैं। तो यहाँ से आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कि रीजनिंग का है, और हेल्पफुल रहेगी ये वाली वीडियो। तो देखना ज़रूर दोनों वीडियो को। तो इसमें जो एक्स का मान है वो आपको बताना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। इस सीरीज़ के क्वेश्चन को इसने गोले में दे दिया। इस सीरीज़ का क्वेश्चन कैसे है देखो, 5 8, अगर मैं इस तरीके से चलूँ इसमें छोटे से बड़े की तरफ, 5 8 13 22 39, और नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा ये हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इनके बीच का गैप देखते हैं, ठीक है। गैप अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है। तो 5 और 8 के बीच में अगर गैप देखें तो कितने का बन रहा है, 3 का गैप बन रहा है। 8 और 13 के बीच में कितने का गैप बन रहा है, 8 और 13 के बीच में 5 का गैप। 13 और 22 के बीच में आपको कितने का गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह आपको दिखाई दे रहा है 9 का गैप। और 22 और 39 में आपको दिखाई देगा 17 का गैप। तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है 3 5 9 और 17, ये कोई एक कॉन्सेप्ट जिसमें कि आप कह सकते हैं कि एक सीरीज़ बन रही है सही तरीके से, जिसमें कि कोई रूल लागू हो रहा है, तो ऐसा हमको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग नंबर हैं, कोई इनमें मैच नहीं कर रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम नहीं लगा सकते अब इसमें, ठीक है, कि हम ये गैप वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या लग सकता है इस पर, ठीक है। तो हम इसमें चलो देखते हैं। तो अगर हम 5 को देखें, 5 से 8 कैसे बनेगा, तो 5 से अगर 8 बनाना चाहें तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 जा 10, 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही माइनस भी किया तो 8 आ गया। अब 8 को देखो, 8 से 13 कैसे आ सकता है। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ जाएगा, और इसमें हम -3 कर देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है देखो, मल्टीप्लाई तो 2 से करना है और फिर माइनस करना है, पहले 2 से फिर 3 से, अब 4 से माइनस करेंगे। देखना 13 से हम 22 कैसे लाएंगे, देखो 13 × 2, 13 दूना 26 होता है। 26 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो यानी कि अब हमारी जो सीरीज़ है जो फॉलो हो रही है वो क्या हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कितने से करना है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से बढ़ते जाना है। अब हम यहाँ पर 22 से अगर 39 लाएंगे तो क्या करेंगे, तो 22 × 2 करेंगे तो 22 दूना 44, 44 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 39 से लाना है एक्स, 39 से एक्स लाना है तो 39 में हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 78। 78 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 के बाद अब क्या आएगा 6 आएगा, तो 39 2 जा 78, 78 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा, जो कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 72। ऑप्शन हमारे पास सी इसका राइट आंसर होगा, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जो मैंने 2 रीजनिंग की क्लास ले रखी है उनमें बता रखा है इस टाइप के कॉन्सेप्ट कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, वो वाली वीडियो देखना आप, दोनों क्लास रीजनिंग की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आने वाले टाइम में और लाऊंगा मैं आपके लिए। तो दोनों क्लास को देख के आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना, फिर आपको इसका आंसर करना है, और ये आंसर आप इसको टेलीग्राम में भी कर सकते हैं
और दूसरा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है और इस स्टेटमेंट के बेस पर आपको नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन बताऊँगा कि क्या है। ये आपको कुछ कोड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कोड। जैसे कि पहला कोड मैं आपको बताता हूँ, वेरी वेल अर्नड रेस्पेक्ट को क्या लिखा जाता है? को लिखा जाता है FOMILAGU। तो ये कोड के रूप में लिख दिया इसने। किसको? वेरी वेल अर्नड रेस्पेक्ट। जो ये स्टेटमेंट है इसको इसने कोड के रूप में कैसे लिखा? FUMILAGU। ठीक है, आप समझिए कोड के रूप में कैसे लिख रहा है। नेक्स्ट लाइन में भी वही लिख रखा है, रेस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड। इसका कोड कैसे लिख रखा है देखो। फिर अगली वाली लाइन का कोड भी लिख रखा है, फिर लास्ट वाली लाइन का भी कोड लिख रखा है। तो ये कोड के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्वेश्चन। मनी के लिए कौन सा कोड है? ZTQSMI या फिर ZT और QS। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ ले जाएगा। फिर एक आध क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, वेरी एसेंशियल के लिए क्या कोड होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये 26 से 30 क्वेश्चन के लिए होगा। यानी कि 26, 27, 28, 29, 30 सभी में ये अप्लाई होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आपके आने वाले हैं। तो मैंने इसको समझाने के लिए आपके लिए अलग से लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो पहली लाइन थी वेरी वेल अर्नड रेस्पेक्ट, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा है। दूसरी वाली लाइन को भी मैंने ये इसका कोड लिख लिया, तीसरी वाली लाइन का भी कोड लिख लिया और चौथी वाली लाइन का भी कोड लिख लिया है। अब हम इसको करेंगे कैसे, मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो ये लेफ्ट साइड में हमने स्टेटमेंट लिखा है, इनके कोड पता करने होते हैं कि कोड क्या होंगे इनमें से। सबका एक एक करके कोड हम निकालेंगे, कैसे आएगा मैं वो आपको बताऊंगा। फिर सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, वेरी से। अब वेरी देखो कहाँ कहाँ पर है। वेरी इस स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ में कहाँ कहाँ पर है? तो आपको पहली लाइन में यहाँ पर फर्स्ट में दिखा, सेकेंड लाइन में कहीं पर नहीं है, थर्ड में भी कहीं पर नहीं है, फोर्थ में भी कहीं पर नहीं है। तो यानी कि जब कोई भी सिंगल लेटर होगा तो उसका कोड हम अभी नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे। तो वेरी को हम नहीं डिफाइन कर सकते अभी। अब वेल की तरफ चलो। हमने वेरी को क्यों नहीं डिफाइन किया? क्योंकि एक ही कोड है और एक कोड के बारे में हम नहीं पता कर सकते जब तक कि 2-3 के बारे में हमको ना पता चल जाए। अब हम वेल को देखते हैं, वेल कहाँ कहाँ पर है। पहली लाइन में वेल यहाँ पर दिखा, दूसरे में देखो वेल नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरे में वेल फर्स्ट में दिखाई दिया, और फोर्थ में वेल है ही नहीं, फोर्थ लाइन में वेल नहीं है। अब आप देखो, जो वेल है वो 2 लाइन में दिखाई दिया, फर्स्ट और थर्ड में। इसी तरीके से यहाँ पर भी वेल के लिए कोड आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड लाइन में ही देखोगे और कहीं नहीं देखोगे। जिस जिस लाइन में वेल आ रखा है उसी में कोड देखोगे। तो ऐसा कोड देखना है जो कि फर्स्ट और थर्ड में कॉमन हो, एक जैसा हो, फर्स्ट और थर्ड लाइन में। तो FOMILAGU में थर्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ LA, देखो LA एक जैसे कोड दिखाई दे रहे हैं। तो वेल के लिए हमारे पास जो कोड हो गया LA, मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया वेल के लिए LA कोड। ठीक है, वेल के लिए LA कोड लिख लिया, सही है। अब आप देखोगे अर्न के लिए, अर्न और कहाँ कहाँ पे लिखा देखो। एक अर्न ये रहा, एक अर्न ये रहा और एक अर्न सबसे नीचे रहा। तो अर्न 3 जगह है, तो ऐसा कोड जो कि तीनों जगह है, तीनों लाइन में, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन में। तो ऐसा कोड आप देखो फर्स्ट लाइन में भी हो, सेकेंड में भी हो और लास्ट में भी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे MI और MI, सब जगह आपको MI दिखाई दे रहा है, तो अर्न का कोड हो जाएगा MI। तो यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया कोड MI। अब आप रेस्पेक्ट का कोड देखो, रेस्पेक्ट पहले में, लास्ट में, फिर दूसरे का फर्स्ट में रेस्पेक्ट है और इसके अलावा कहीं पर आपको रेस्पेक्ट नहीं दिखाई देगा। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड लाइन में 2 कोड ऐसे जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में एक जैसे हों। तो आप देखेंगे GU और नीचे भी देखेंगे GU। तो GU क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट के लिए कोड हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा? ऊपर वाली लाइन में, सबसे फर्स्ट वाली लाइन में हमारे पास सबके कोड आ गए। वेल का कोड आ गया, अर्न का कोड आ गया, रेस्पेक्ट का कोड आ गया। तो इनमें से कौन अब बचा? क्या हमारे पास वेल बचा ना। और यहाँ से आप अगर राइट साइड में देखोगे कौन कौन से कोड आ गए हैं, MI भी हमारा आ गया है, LA भी आ गया, GU भी आ गया।
तो बचा क्या हमारे पास एफ ओ। तो वेल का कोड क्या हो जाएगा, एफ ओ हो जाएगा। वेल का कोड क्या हो जाएगा, एफ ओ। तो मैंने यहाँ पर वेल का कोड एफ ओ लिख लिया, सॉरी वेरी का कोड एफ ओ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाली लाइन में चलो। रेस्पेक्ट का कोड हमने पता कर रखा है, पहली लाइन वाले में जी यू है। अब इज का कोड देखेंगे अब हम, इज। तो इज एक यहाँ पर है, एक नीचे वाली लाइन में है इज। तो ऐसे ही हम राइट साइड में देखेंगे कौन से दो लेटर हैं जो कि कोड हैं, जो कि दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें बी एम आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी बी एम दिखाई दे रहा है आपको। तो इज का कोड यहाँ पर हो जाएगा बी एम। तो बी एम मैंने लिख लिया। अब ऑलवेज की अगर हम बात करें तो ऑलवेज देखो, अब ऑलवेज कहाँ पर है, आपको ऑलवेज एक ही जगह ऑलवेज दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा जब भी कोई लेटर सिंगल होगा उसका कोड हम पता नहीं कर सकते, उसको हम बाद में करेंगे। अर्न का कोड पता है हमको, ठीक है। अर्न का कोड तो हमारे पास एम आई है, और रेस्पेक्ट का कोड हमारे पास जी यू है, और इज का कोड हमारे पास बी एम आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर बचा ऑलवेज, और यहाँ पर हमारा बचा डी सी। ठीक है, तो ऑलवेज का कोड हमारे पास हो जाएगा डी सी। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो सेकेंड लाइन के भी सारे कोड हमको पता चल गए, फर्स्ट के भी सारे कोड पता चल गया। अब हम थर्ड लाइन पे चलते हैं। थर्ड लाइन में देखो, वेल का कोड हमको पता है, अभी हमने फर्स्ट वाले में देखा था एल ए। तो वेल का कोड तो एल ए आ गया, इसको हम नहीं लेंगे। अब ईच का कोड हमको पता चल गया बी एम, इसको भी नहीं लेंगे। अब देखो बीइंग और एसेंशियल, ये दो कोड आपको और पता करने हैं। तो बीइंग और जगह कहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो बीइंग ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर भी नीचे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स एफ दिखाई दे रहा है। तो एक्स एफ हो जाएगा बीइंग का कोड। और अब बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ एक बचा एच आर। तो एसेंशियल का कोड हो जाएगा एच आर, एसेंशियल का कोड हो जाएगा एच आर, ये मैंने लिख लिया। अब देखो लास्ट वाली लाइन पर आओ, क्योंकि तीनों के तीनों लाइनों के हमारे कोड पता चल गया। अब लास्ट लाइन वाले कोड में चलेंगे। अर्न का कोड पता है, मनी का कोड हमें नहीं पता है, बीइंग का कोड भी पता है। और यहाँ से कौन कौन से कोड हमारे पास हमें पता है, एम आई भी पता है और एक्सेप भी पता है। अब आप यहाँ पर से देखेंगे कि मनी और बेस्ट दो ऐसे कोड हैं जिनका हमें दो ऑप्शन पता है, एक तो जेड टी एक क्यू एस। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन भी दो हैं, कोड भी दो हैं। तो दोनों का जब भी इस टाइप से होगा तो हम पता ही नहीं कर सकते कि मनी के लिए जेड टी है या फिर क्यू एस है, या फिर बेस्ट के लिए जेड टी है या क्यू एस है, हम पता ही नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा कन्फ्यूजन होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, ये देखो मनी के लिए मैंने दोनों कोड को लिख रखा है। देखो या तो जेड टी होगा या क्यू एस होगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब बेस्ट के लिए भी जेड टी होगा या फिर क्यू एस होगा, दोनों में से एक होगा। अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है मनी के लिए किस प्रकार का कोड लिखा जाएगा। अब मनी कहाँ पर है, देखो मैंने कोड लिख रखा मनी के लिए जेड टी और क्यू एस। तो जेड टी और क्यू एस, ये या तो जेड टी होगा कह रहा है या क्यू एस होगा। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन डी हमारा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है आंसर। जेड टी और क्यू एस, या तो जेड टी होगा या क्यू एस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना आराम से। अगला क्वेश्चन है वेरी एसेंशियल के लिए कोड क्या होगा। अब आप देखो वेरी कहाँ पर है, वेरी के लिए है कोड एफ ओ। तो हमारा कोड क्या बन रहा है, एफ ओ। और एसेंशियल के लिए क्या कोड है हमारे पास, एच आर। एफ ओ और एच आर, अब देखो कहाँ पर है ऑप्शन में, एफ ओ एच आर पहले में नहीं है, दूसरे में एफ ओ एच आर है, बिल्कुल है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज वेल रेस्पेक्ट। ऑलवेज वेल रेस्पेक्ट के लिए हम कोड अगर दिखाएंगे तो ऑलवेज के लिए हमारे पास क्या है, डी सी कोड है। वेल के लिए देखो ला कोड है, और रेस्पेक्ट के लिए देखो आपके पास जी यू है। तो ला डी सी और जी यू, ला डी सी और जी यू कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, पहले में ही दिखाई दे रहा है जी यू ला डी सी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको ये कोड। 29th क्वेश्चन, बी एम का तात्पर्य है। अब आपको कोड से बताना है कि इसका रिवर्स करके बताना है कि बी एम का तात्पर्य क्या होगा। तो बी एम आपको कोड में हमने क्या बताया था, तो बी एम का संबंध बता रखा हमने एज से।
तो बी एम हो गया हमारा ऑप्शन बी इज। 30 क्वेश्चन, ला डी सी एम आई, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ला देखो, ला के लिए हमारे पास है वेल, डी सी के लिए हमारे पास है ऑलवेज, और एम आई के लिए हमारे पास जो कोड है वो है अर्नड। तो हमारा जो बनेगा वेल अर्नड ऑलवेज, वेल अर्नड ऑलवेज वेयर इज, तो ये हमें दिखाई देगा ऑप्शन सी में, वेल अर्नड ऑलवेज। तीनों कोड हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे पीछे नहीं हो सकते, आगे पीछे हो सकते हैं। तो अर्नड वेल रेस्पेक्ट का अर्नड वेल ऑलवेज के लिए हमारे पास ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, सही कदम का चयन कीजिए। आपको एक सही आंसर बताना है इनमें से कौन सा है। माड़ा पास चमोली में स्थित है, जो माड़ा दर्रा है वो चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। माड़ा चमोली और तिब्बत के बीच में एक पास है। इसके अलावा आपको चमोली में किंगरी बिंगरी नीति भी देखने को मिलेंगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आपको जो सेलाधुरा पास है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो सेलाधुरा पास पिथौरागढ़ में है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन इसके ए और बी दोनों सत्य होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सेला पास, अगर आपसे सिर्फ सेला पास पूछा जाएगा तब आप इसको बताएंगे कि ये जो सेला पास है ये है अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। तब ये है अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की बॉर्डर के साथ लगा हुआ सेला पास। अगर आप सेलाधुरा पास की बात करेंगे, सेलाधुरा पास, तब ये पिथौरागढ़ में है। और ये जो क्वेश्चन सेलाधुरा पास है ये आपको परीक्षावाड़ी में नहीं मिलेगा, क्योंकि परीक्षावाड़ी में सेलाधुरा पास पिथौरागढ़ जनपद में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो पिथौरागढ़ के लिपुलेख वगैरह हैं, दारमा वगैरह और भी मानसिया दर्रा हैं वो दिखाई हैं, लेकिन यहाँ पर सेलाधुरा पास की बात नहीं कर रखी है। ये क्वेश्चन और आपको ये गूगल में भी नहीं देखने को मिलेगा। एक आध वेबसाइट है जहाँ पर ये सेलाधुरा पास के बारे में बात कर रखी है, ई उत्तरांचल करके एक वेबसाइट है, उसमें ये सेलाधुरा पास बताया है। बाकी आपका ये जो आंसर है, इसका आंसर वो जो आपका बोर्ड है यूकेएसएससी, उसने भी ऑप्शन सी ही बताया था। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर आपको सेला पास सिर्फ पूछा जाएगा तो तब आप बोलेंगे इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश, और सेलाधुरा पास अगर आपसे पूछेगा तो ये है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है 32, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। तो नंद प्रयाग में आपने नंद से नाम याद करना है, नंदाकिनी, नंद नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है कहाँ पर, नंद प्रयाग में। तो यहाँ पर नंदाकिनी हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको पंच प्रयाग उत्तराखंड के याद होने चाहिए। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो विष्णु गंगा नदी पर और अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सभी में आपको कॉमन मिलेगा, पंच प्रयागों में पांचों में अलकनंदा मिलेगा ही मिलेगा। तो अलकनंदा में सबसे पहले अगर विष्णु प्रयाग में बात करेंगे तो विष्णु गंगा नदी मिलती है। उसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलेगी। फिर आपको मिलेगी जो कि चमोली ज़िले में है, ये विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग आपको चमोली ज़िले में मिलेंगे। फिर आपको मंदाकिनी नदी मिलेगी। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग पंच प्रयाग बनाता है, ठीक है। फिर आपको मिलेगा पिंडर नदी। पिंडर नदी अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, चमोली में, और ये कर्णप्रयाग के पास। तो ये कर्णप्रयाग हो गया चौथा प्रयाग। और जो पांचों प्रयाग है वो आपको देखने को मिलेगा भागीरथी और अलकनंदा के बीच में, जो कि आपको टिहरी के वहाँ पर देखने को मिलेगा देवप्रयाग में, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए पंचप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता है। सुमंत जो विदेश मंत्री है वो किसके शासनकाल में कहलाता था, अशोका, अकबर, शिवाजी। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी, जो कि मराठा है, और इनके शासनकाल में यहाँ पर सुमंत जो हुआ करते थे उनको विदेश मंत्री कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से भारत का नहीं है। तो इनमें से हमको कौन सा एक आइसलैंड है जो कि भारत में नहीं है। तो भारत में दो हैं, एक तो आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप और दूसरा मिलेगा अंडमान निकोबार।
तो दोनों के अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। माल्टा, माफिया, मॉरिशस ये बिल्कुल हमारे वहाँ पर नहीं है। तो उपरोक्त सभी हैं जो कि हमारे भारत का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहस्यमय झील के रूप में भी जाना जाता है नैनीताल को, सातताल को, रूपकुंड को या हेमकुंड। तो अगर आप बात करेंगे रहस्यमय की बात, रहस्यमय जो झील है वो आपको चमोली ज़िले में देखने को मिलेगी और इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा रूपकुंड से। रूपकुंड को ही रहस्यमय ताल के रूप में भी जाना जाता है और इसी को हम कंकाली ताल के रूप से भी जानते हैं, जो कि आपके चमोली ज़िले में है। उसके बाद अलावा नैनीताल, सातताल ये तो नैनीताल ज़िले में है और हेमकुंड और रूपकुंड आपको यहीं पर मिलेंगे चमोली ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको यहाँ पर शामिल किया गया था 1988 में? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी या फिर गोविंद नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदा देवी रिजर्व, जो कि आपका होगा, जिसको यहाँ पर 1988 में शामिल किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको 1982 में स्थापित किया गया था। एक अन्य धरोहर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया है जो कि आपका होगा फूलों की घाटी, जो कि चमोली ज़िले में है। नंदा देवी भी और फूलों की घाटी दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलेगी? चमोली में देखने को मिलेगी। जो फूलों की घाटी है इसको 2005 में यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था, लिस्ट किया गया था और इसकी स्थापना जो फूलों की घाटी है उसकी भी 1982 में ही हुई थी। ठीक है, नंदा देवी और ये फूलों की घाटी दोनों की स्थापना 1982 में हुई थी, लेकिन नंदा देवी को तो 1988 में वैश्विक धरोहर में स्थान मिला था। और अगर हम इसकी बात करें फूलों की घाटी की तो इसको 2005 में यहाँ पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। BCD एक कंप्यूटर में यूज किया जाता है, कोड है एक, तो इस कोड की जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। बाइनरी कोड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये बाइनरी कोड होते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है, BCD कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको करंट अफेयर का एक क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि रोहित शर्मा से है। तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार जीता है इन्होंने, बिल्कुल सही था। उस समय 2016 के टाइम का क्वेश्चन है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो किस दिन बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो कब खोले जाते हैं? तो अप्रैल मई के महीने में खोले जाते हैं, जो कि है बसंत पंचमी के दिन। इस वर्ष 2021 में अगर आप उससे पूछ लिया जाएगा तो बद्रीनाथ जो धाम है इसके जो कपाट खोले गए हैं 18 मई को खोले गए हैं, 18 मई। केदारनाथ की बात करेंगे तो 17 मई। ठीक है, और गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं 13 और 14 मई को यहाँ पर खोले गए थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? तो हमें बताना है कि जो गढ़वाल मंडल के साथ सीमा स्पर्श करने वाले कुमाऊं के ज़िले हैं वो कितने हैं। तो 5, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। मैंने मैप आपके सामने लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैप में आप देखो, ये येलो वाले तो आपको दिखाई देंगे कुमाऊं के ज़िले और बाकी यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में गढ़वाल के ज़िले देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले पिथौरागढ़ मिल रहा है, बागेश्वर मिल रहा है, अल्मोड़ा और नैनीताल। 1, 2, 3, 4 ज़िले हैं जो कि आपको गढ़वाल मंडल के साथ कुमाऊं के ज़िले टच करते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चमोली के गढ़वाल मंडल के कितने ज़िले मिलते हैं कुमाऊं के साथ, तो 2। कौन कौन से? चमोली और पौड़ी गढ़वाल।
तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और होमवर्क का क्वेश्चन आप कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।